हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ पिलर। आई एम पल्लवी भटेले। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के PYQs। वो PYQs जो राजस्थान एपीओ में आए हैं, MP एपीपीओ में आए हुए हैं, हरियाणा में आए हुए हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्स में जो इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हो उनके PYQs आएंगे सिलेक्टेड। स्टार्ट करते हैं हम PYQs। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Any order made by the competent under Code the Violence Act is enforceable. Domestic violence. अब जो कौन सा कॉम्पिटेंट कोर्ट है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो कहाँ पर पूरा लागू होगा, जो कहाँ तक वर्क कर रहा है, क्लियर? उसके जो ऑर्डर पास हो रहे हैं वो कहाँ तक रहेंगे? ओनली इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर ऑर्डर इज इशूड, या ओनली इन द स्टेट वेयर ऑर्डर इज इशूड, या थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या डी थ्रू आउट इंडिया? तो आंसर है आपका डी, थ्रू आउट इंडिया। मतलब जो आपने कोई भी ऑर्डर डोमेस्टिक वायलेंस में निकाला है तो वो ये नहीं है कि आपने जिस स्टेट में निकाला, जहां पर निकाला वहीं एप्लीकेबल होगा, नहीं, पूरे ओवरऑल इंडिया में वो लागू रहेगा। क्लियर? उसको मानना पड़ेगा, वो कॉम्पिटेंट रहेगा। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following terms has not been used in the category of various kinds of abuse falling in the definition of domestic violence? अब क्वेश्चन क्या पूछा है? which of the following term has not been used, मतलब क्वेश्चन में नॉट पूछा है, तो इसके लिए हमको पहले तो पूरी डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड पता होनी चाहिए, तब हम इसको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए बेयर एक्ट को इतना पढ़ना है वर्ड टू वर्ड कि हमको पता रहे। अब इसमें क्वेश्चन आया है हैज नॉट यूज्ड, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन कहाँ दी है? सेक्शन नंबर 3 में दी है। उसमें क्या नहीं आता? इमोशनल एब्यूज, वर्बल एब्यूज, या इकोनॉमिक एब्यूज, या मेंटल एब्यूज। तो आंसर है आपका डी, मेंटल एब्यूज। ये तीनों एब्यूज आते हैं, उसमें मेंटल एब्यूज कहीं जिक्र नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर about domestic violence may be given under section 4 of the domestic violence act. अब जो इंफॉर्मेशन डोमेस्टिक ऑफिसर को दी जा रही है वो कौन दे रहा है? जो सेक्शन नंबर 4 में बताया है वो कौन दे रहा है? बाय एनी पर्सन, या बाय अ पुलिस ऑफिसर ओनली, या बाय अ सर्विस प्रोवाइडर ओनली, या बाय अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर ओनली? तो आपका आंसर है ए, बाय एनी पर्सन। कोई भी पर्सन प्रोटेक्शन ऑफिसर को जाके इंफॉर्मेशन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल्टर होम नोटिफाइड अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज बाउंड टू प्रोवाइड शेल्टर टू द एग्रीव्ड पर्सन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ। अब शेल्टर होम प्रोवाइड कराना है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर शेल्टर होम नोटिफाइड है, वो किसकी रिक्वेस्ट पर प्रोवाइड कराया जा रहा है? प्रोटेक्शन ऑफिसर ओनली, या एनी मजिस्ट्रेट ओनली, या द एग्रीव्ड पर्सन, या बोथ ए एंड सी? ये थोड़ा ऑप्शन अलग है। तो क्या है आपका आंसर कि प्रोटेक्शन ऑफिसर भी रिक्वेस्ट कर सकता है या एग्रीव्ड पर्सन, दोनों की रिक्वेस्ट पर। तो आंसर है आपका डी, बोथ ए एंड सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन। अब क्या पूछ लिया इन्होंने? एनफोर्समेंट डेट पूछी। केम इनटू फोर्स कौन सी डेट है? 26 जनवरी 2005, या 17 अक्टूबर 2006, 13 सितंबर 2005, या डी 26 अक्टूबर 2006? बात क्या है यहाँ पर? इन्फोर्समेंट डेट पूछे, केम इनटू फोर्स, तो कब हुआ है? 26 अक्टूबर 2006 में हुआ है। क्लियर? अगर यही इनेक्टमेंट डेट होती तो डेट आपकी चेंज हो जाती। Next question, a protection order made under section 18 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 shall be in force till। अब जो सेक्शन नंबर 18 में हमको प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हो रहा था वहां पर, तो जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जा रहा था वो कब तक फोर्स रहेगा? उसकी भी कोई वैलिडिटी तो होगी कि उसको कब तक फोर्स में रखना है। तो shall be in force till the period of 60 days expires, या the magistrate desires, या the aggrieved person applies for discharge, या the respondent applies for discharge। तो इसका आंसर है the aggrieved person applies for discharge।
जब तक कि एग्रीव्ड पर्सन डिस्चार्ज के लिए अप्लाई नहीं करता तब तक कि वो एनफोर्समेंट में रहेगा प्रोटेक्शन ऑर्डर। क्लियर? क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच। अब कुछ एक्ट्स के नेम दिए, अब इनमें से क्या सही नहीं है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, डोमेस्टिक वायलेंस टू वुमेन एक्ट 1990 या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो कौन सा सही नहीं हो? हिंदू मैरिज 1955 का है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 1990 का नहीं है, ये 2005 का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 2Q of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, respondent means and includes। तो बात क्या है यहाँ पर? 2Q में क्या दिया है? रेस्पोंडेंट दिया हुआ है, डेफिनेशन क्लॉज है 2, तो 2Q बताता है रेस्पोंडेंट। अब रेस्पोंडेंट में कौन कौन आता है? एनी पर्सन हु इज इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द एग्रीव्ड पर्सन एंड अगेंस्ट whom the aggrieved person has sought relief under the act, या मेल पार्टनर when aggrieved female is living in a relationship with him in the nature of the marriage, the female relatives of the husband of the aggrieved wife seeking their removal from the shared household, या none of the above। तो इसका आंसर क्या है? एनी पर्सन हु इज इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, तो आंसर है ए। क्लियर? इसका आंसर है ए, एनी पर्सन हु इज इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द एग्रीव्ड पर्सन एंड अगेंस्ट whom the aggrieved person has sought relief under the act, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीफ which can be provided under the Domestic Violence Act 2005। अब रिलीफ कितने प्रकार के दिए गए हैं वहां पर अपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में? कंपनसेशन ऑर्डर, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, या रेसिडेंशियल ऑर्डर एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्डर, ये सारे दिए हुए हैं, हम पढ़ते हैं। तो डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सेक्शन नंबर 19 में, 18 में, 20 में, 21 में, ऐसे ये सारे दिए गए, 23 तक ये सारे ऑर्डर्स दिए गए हैं। ये क्या दे रहे हैं? हमको रिलीफ दे रहे हैं, तो ये पूरे रहेंगे ऑर्डर। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय कोर्ट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट विल बी एन ऑफेंस एज नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, या बेलेबल एंड पनिशेबल, या कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड पनिशेबल विद नॉट लेस देन 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सीधी सी बात है, कॉग्निजेबल है एंड नॉन बेलेबल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रेस्पोंडेंट ऑफ द अंडर सेक्शन 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी। अब जो प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच हो रहा है तो उसकी मैक्सिमम पेनल्टी क्या है? 6 months, 1 year, 2 years एंड 3 years। तो आपका आंसर है बी, 1 year। क्लियर? 1 year का इम्प्रिजनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कंप्लायंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स पास्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज एन ऑफेंस? मेंटेनेंस ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, या प्रोटेक्शन ऑर्डर? कौन सा रहेगा? प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो आपका आंसर है प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो जो ऑर्डर पास अंडर द प्रोटेक्शन ऑर्डर का जो ऑफेंस बन रहा है वो किसका ब्रीच होने पे बन रहा है? प्रोटेक्शन ऑर्डर का। अगर आप ब्रीच करेंगे तो वो एक ऑफेंस बदल जाएगा जिसकी पेनल्टी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफेंस अंडर सेक्शन 31 क्लॉज 1 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 शैल बी। 31 का क्लॉज 1 में जो है वो कैसा है? नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, या नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, या कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, या कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो पूरे डोमेस्टिक वायलेंस में ये याद रखना, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, बस जो भी है वो सब कॉग्निजेबल है एंड नॉन बेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, breach of protection order under section 31 and 32 of the domestic violence act shall be an offense. Cognizable and bailable, cognizable and non-bailable, and non-bailable, non-cognizable and bailable, या non-cognizable and non-bailable। तो आपका आंसर बी। मैंने क्या कहा? पूरे डोमेस्टिक वायलेंस में एक चीज याद रखना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड नॉन बेलेबल।
Clear? Next question. Where a protection officer fails to discharge his duties as directed by the magistrate without any sufficient cause, there he shall be liable for dismissal के लिए, या for pay compensation, या to be punished with imprisonment or with fine or with both, या to be punished with fine only. अब प्रोटेक्शन ऑफिसर अपने ड्यूटी से डिस्चार्ज कर रहा है, वो अपने विदाउट सफिशिएंट कॉज के, कोई कारण नहीं है उसका, फिर भी उसको क्या मिलेगा, वो काय के लिए लायबल होगा, टू बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और विद फाइन और विद बोथ. तो आंसर है आपका सी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स. अब बात आ गई डोमेस्टिक रिलेशनशिप की. डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहां पर दिया है? 2F में दिया हुआ है डोमेस्टिक रिलेशनशिप. सेक्शन नंबर 2 के F क्लॉज में दिया है डोमेस्टिक रिलेशनशिप का. 2E में दिया है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट. तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, 2E डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है और 2F में डोमेस्टिक रिलेशनशिप है. तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्या आता है? रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली, या रिलेशनशिप फैमिली विद फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर इन अ न्यूक्लियर फैमिली, या रिलेशनशिप एज सिस्टर्स, विडो, मदर, सिंगल वुमेन लिविंग विद अब्यूजर, या ऑल ऑफ द अबव. ये सारी बातें जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हो, न्यूक्लियर फैमिली के साथ रह रहे हो, सिस्टर, विडो, मदर, सिंगल वुमेन लिविंग विद अब्यूजर, ये सब 2F में दिया है. तो आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, besides passing order for protection and residence as magistrate can pass custody order, compensation order या ex parte order, all of the above. तो आपके पास आंसर है all of the above. Clear? Next question. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends to the whole of India except State of Jammu and Kashmir, State of Nagaland, tribal areas of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th schedule of the Constitution, all of the above. अब ये क्वेश्चन सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन आया था APPO का, कब का? 2009 का क्वेश्चन है ये. क्लियर? ये 2009 का क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन क्या आया है? एक्सेप्ट में पूछ रहा, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट. तो इसका आंसर 2009 के अकॉर्डिंग तो है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आज ये क्वेश्चन गलत है. इसका क्या होना चाहिए? एक ऑप्शन होल ऑफ इंडिया होना चाहिए. क्योंकि ये क्वेश्चन आया एमपी APPO में है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने इस PYQ में डाला हुआ है. लेकिन आज इसका आंसर क्या होगा? आफ्टर 2019 के बाद जो भी पेपर हुए तो उसमें सारे एक्सेप्टेंस खत्म हो गई है, वो कैसे होल करेंगे? एक्सटेंड्स होल ऑफ इंडिया. क्लियर? ये रहा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, one of the following reliefs cannot be claimed by the woman. अब डोमेस्टिक वायलेंस में ये सारी चीजें क्लेम्ड हो रही है. कौन कौन से रिलीफ क्लेम्ड है और कौन सा नहीं है? क्वेश्चन ये पूछा है कैन नॉट बी क्लेम्ड. क्लेम्ड तो हमको पता है कौन से कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय अ वुमन. डाइवोर्स, प्रोटेक्शन, मॉनेटरी, रेसिडेंट. ये ऑर्डर्स तो हम पढ़ के आए थे, प्रोटेक्शन ऑर्डर, मॉनेटरी रिलीफ एंड रेसिडेंस ऑर्डर. तो क्या नहीं है? ए, डाइवोर्स. डाइवोर्स के लिए क्लेम नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड बाय अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल बी एनफोर्सेबल. अब ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया किसने? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिया है, तो कहां तक एनफोर्सेबल होगा? विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या विद इन द लिमिट्स ऑफ द कंसर्न मेट्रोपॉलिटन एरिया, या विद इन द लिमिट्स ऑफ द कंसर्न स्टेट, या थ्रू आउट इंडिया. तो आंसर है आपका, चाहे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने किया है चाहे JMFC ने किया है, वो लागू रहेगा थ्रू आउट द इंडिया. प्रोटेक्शन ऑर्डर एनफोर्सेबल रहेगा थ्रू आउट द इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज टू अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट विद एग्रीव्ड पर्सन एंड टू आइसोलेट एनी असेट्स यूज्ड बाय बोथ द पार्टीज,
या टू पास प्रोटेक्शन ऑर्डर इन फेवर ऑफ एग्रीव्ड पर्सन, या टू एंटर अ वर्क प्लेस और एनी अदर प्लेस फ्रिक्वेंटेड बाय एग्रीव्ड पर्सन, द अबव या ऑल ऑफ द अबव। तो क्या क्या पावर्स है मजिस्ट्रेट के पास? पूरी है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following sections of the Domestic Violence Act the term domestic violence is defined? Section 1, Section 3, Section 4 या none of the above? तो क्लियर है डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 3 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who can file an application to the magistrate under section 12 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005? प्रोटेक्शन ऑफिसर, एग्रीव्ड वुमेन या एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन फाइल कर सकता है एप्लीकेशन? ये सेक्शन नंबर 12 में दिए थे, कौन कौन था? तीनों ही है। प्रोटेक्शन ऑफिसर भी कर सकता है, एग्रीव्ड वुमेन भी कर सकती है और कोई पर्सन उसके बिहाफ पर भी कर सकता है। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड ऑन। अब डेट कौन सी आ गई? पास्ड की, यानी कि इनैक्टमेंट डेट पूछी है यहाँ पर। वहां पर क्या पूछा था? एनफोर्समेंट डेट पूछी थी, केम इनटू फोर्स। यहाँ पर पूछी वाज पास्ड ऑन। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब पास्ड हुआ है? 12 अगस्त 2005 या 13 सितंबर 2005, 12 जुलाई 2005 या 12 मई 2005। तो आंसर क्या होगा आपका? बी, 13 September 2005. Clear? Next question. Under the provision of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, which of the following statement regarding protection order is wrong? अब इसमें से हमको क्या पता करना है इन प्रोविजन में से कि कौन सा गलत है? अब ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द एग्रीव्ड अंडर द सेड Act of 2005 या upon the sole testimony of the aggrieved person the court may conclude that an offence under subsection 1 of section 31 has been committed by the accused, या breach of protection order is a non-cognizable offence, या breach of protection order is a non-bailable offence। तो गलत क्या है? मैंने क्या कहा था कि पूरे एक्ट में नॉन कॉग्निजेबल कुछ नहीं है, नॉन बेलेबल है। तो सीधी सी बात है, ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो आपका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफिसर इज करेक्ट? ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफिसर इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, या पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, या अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कैन बी लॉस्ट फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, या नन ऑफ द अबव ऑप्शन। तो आपका आंसर है बी। करेक्ट क्या है? पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 29 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 there shall lie an appeal to the court of session within dash days from the date on which the order made by the magistrate is served on the aggrieved person or the respondent as the case may be, whichever is later। 30, 60, 90, 120। तो अपील का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 में अपील दी गई है, तो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील होगी। कितने टाइम ड्यूरेशन में होगी? तो आपका आंसर है ए, 30 डेज के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वाज पास्ड? 2009, 2007, 2005 या 2003? तो आंसर है सी, 2005। अब ये देखो कि कितनी बार ये पास्ट के क्वेश्चन आए हुए हैं। पास्ट कब हुआ, एनफोर्समेंट डेट कब आई, ये सब आरजे, एपीओ, एचजेएस में, इन सब में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो सी आंसर है 2005। सेक्शन 23 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोवाइड्स पावर ऑफ ग्रांट इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर, या कंपनसेशन ऑर्डर, या प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, या कस्टडी ऑर्डर। तो सेक्शन नंबर 23 में क्या दिया हुआ?
सेक्शन नंबर 23 में कौन सा सेक्शन दिया गया है? पावर ऑफ ग्रांट, इंटरिम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर दिया है 23 में, ये वाला ऑर्डर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following section provides the definition of shared household under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 domestic? अब ये कहां पर दिया हुआ है? शेयर्ड हाउसहोल्ड की डेफिनेशन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कहां दी है? 2D, 2F, 2S या सेक्शन नंबर 3? शेयर्ड हाउसहोल्ड दिया है सेक्शन नंबर 2S के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1995 1 SCC 14 is a landmark case। अभी बात किसकी है? लैंडमार्क केस है। in which Supreme Court provided some guidelines for assisting the victims and was decided by the bench of, कौन सी बेंच थी वो? रेप एंड जस्टिस एस मोहन, जस्टिस MN वेंकटचलिया, जस्टिस SB मजमूदार, या डोमेस्टिक वायलेंस एंड जस्टिस उमेश C बनर्जी एंड जस्टिस KG बालकृष्णन, या रेप एंड चीफ जस्टिस वर्मा, जस्टिस सुजाता वर्सेस मनोहर एंड जस्टिस BN कृपाल, या डोमेस्टिक वायलेंस एंड जस्टिस एस मोहन, जस्टिस MN वेंकटचलिया, जस्टिस SB मजमूदार। अब किसकी बेंच थी ये? तो इसका आंसर है A, रेप एंड जस्टिस एस मोहन, जस्टिस MN वेंकटचलिया, जस्टिस SB मजमूदार। इस केस की ये बेंच थी, इस लैंडमार्क जजमेंट का इसमें ये बेंच बैठी हुई थी। क्लियर? ये थे हमारे पूरे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 32 क्वेश्चंस हैं PYQ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पहले प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, जैसे MP APPO में आए हुए हैं, RJ APO में आए हुए हैं, RJS में आए हैं, HJS में आए हैं, DJS में आए हैं, गुजरात के में कुछ क्वेश्चंस इसमें सारे इंक्लूड हैं। क्लियर? तो ये तो रही हमारी क्लास। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग and for more details please visit our websites and join the Law Pillar Telegram channel, and for more updates please register now. Okay, thank you so much.